अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री। सो हम सॉल्व करते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स। इस ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स की नहीं, हम लोग मैथ्स के प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। एंड ये जो चल रही है हमारी फ्री सीरीज फॉर ईटा इंजीनियरिंग टेस्ट चल रही है, फॉर ई कैट नीट, और हम लोग इसको जो है वो कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि हम लोग कर रहे हैं एनटीएस के लिए, नस्ट के लिए, एमजीकेट के लिए, और साथ में जो है काफ़ी ज़्यादा जो भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एमसीक्यूज़ हैं और इसको हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ते हैं। तो पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए स्टार्टिंग से बिगनिंग टू एंड। आपको जो है जब आप बिगनिंग टू एंड ये पूरी की पूरी सीरीज़ देख लेंगे तो आपकी जो है 80 to 90% सारा का सारा कोर्स कवर हो जाएगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं विद केमिस्ट्री सेक्शन। अब हम आ गए हैं फाइनली केमिस्ट्री सेक्शन की तरफ। हमने काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस किए, जैसे हमने फिजिक्स सेक्शन किया, देन हमने मैथ्स सेक्शन किया, देन हमने इंग्लिश सेक्शन किया। अब हम केमिस्ट्री सेक्शन में जो है टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देन वी विल गो टू द कंप्यूटर सेक्शन जिसमें ऑफ कोर्स हम 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। असल में केमिस्ट्री और जो है कंप्यूटर के टोटल 10 हैं ईटा में, ठीक है, मैं ईटा की बात कर रही हूँ सिर्फ। ईटा में जो है टोटल 10 है, इन दोनों में से मतलब 5 आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 10 केमिस्ट्री के और 10 जो है वो कंप्यूटर की सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दोनों फिर कवर करके जो है वो क्या हो जाएंगे, 5 दोनों से ले लीजिएगा, सही है। सो इस तरह से हम ज़्यादा एमसीक्यूज भी कर लेंगे क्योंकि ये सेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होती, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर नहीं पढ़ी होती। अब जिन्होंने जो है मैथ्स ली होती है तो उनकी कंप्यूटर नहीं होती, ठीक है, और जो कंप्यूटर जिन्होंने ली होती है उनकी केमिस्ट्री नहीं होती, ठीक है, इस तरह से होता है। तो अगर डबल मैथ्स लो तो उसमें जो है वो कंप्यूटर और मैथ होती है, सही है, मैथ्स और कंप्यूटर होती है। और अगर आप सिर्फ मैथ लो, डबल मैथ्स नहीं लो, तो उसमें क्या होती है, मैथ और केमिस्ट्री होती है। मैंने मैथ ली थी मतलब इंजीनियरिंग, तो मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ी थी और मैथ भी पढ़ी थी, ठीक है। देन जब हम लोग फिर जो है वो बीएस की तरफ गए, देन हमने कंप्यूटर भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पढ़ी एंड कंप्यूटर वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट और मुझे जो है वो कंप्यूटर में ही आगे बढ़ना था। बट जैसे कि जो है वो होते हैं कि जो हमारी किस्मत में होता है हमें वही मिलता है, और मैं मैथ्स की तरफ चली गई फुल। अगर मैं कंप्यूटर भी लेती तो भी मैं मैथ की तरफ ही होती, बट अब मैं प्योर मैथ की तरफ हूँ और कंप्यूटर इज़ अ साइड सब्जेक्ट, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मैथ्स वालों के लिए केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डबल मैथ्स वालों के लिए हम जो है वो कंप्यूटर वाले सॉल्व करेंगे। सो होप कि सबकी जो है अच्छी तैयारी हो जाए। मैथ्स और कंप्यूटर वाले थोड़ी केमिस्ट्री की तरफ ध्यान दिया करें। ज़्यादातर डबल मैथ्स वाले वो केमिस्ट्री उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ी होती, उन्होंने 9-10 में सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, केमिस्ट्री जो है हार्ड सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सीरीज़ का केमिस्ट्री सेक्शन। और इसी के साथ मैं पिछले क्वेश्चन का जो है वो आंसर बता दूं। पिछला क्वेश्चन था हमारे पास इंग्लिश का, जिसमें मैंने बोला था कि लास्ट जो है 15 क्वेश्चन था आपका होमवर्क यानी आपका टास्क। हो के सबने मुझे जो है उसका ऑप्शन बता दिया होगा कमेंट सेक्शन में, वेट करूंगी। और द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन इज, लेट मी राइट हियर इन इंग्लिश सेक्शन क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो आप देख लीजिएगा पंचुएशन मार्क्स ऑप्शन बी में कौन सा था, और आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग कौन से टाइप का सेंटेंस यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग कौन से टाइप के जो है वो पंचुएशन मार्क्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन सा जो है मार्क हम लोग कौन कौन सी जगह पे यूज़ करते हैं। असल में ये चीज़ तो काफ़ी जो है वो इजी होती है, बट काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इन चीज़ में पंचुएशन मार्क्स में जो है वो गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से कीजिएगा और करेक्ट ऑप्शन अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नाउ हम चलते हैं अपने केमिस्ट्री सेक्शन की तरफ, जो है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प कह सकते हैं, मुश्किल भी कह सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले तो हमें एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए, तो चलिए थोड़ी सी डेफिनेशन को हम रीड आउट कर लेंगे। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमारे पास
जितने भी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो हमारे पास एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें हैं तो ऑक्सीजन में हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो होगा हमारे पास 8, बिकॉज हमारे पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं इन न्यूक्लियस। ठीक है, हाँ मैं थोड़ा सा स्लो बोलती हूँ तो अपने पास डेफिनेशन को नोट डाउन कर लें। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट the number of proton in the nucleus of an atom of the element। और अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में हमारे पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं, हमारे पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं, TONES, ठीक है ना। सो हमारे पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं यहाँ पे, तो मतलब कि 8 हमारे पास क्या होंगे, एटॉमिक नंबर भी होगा, बिकॉज प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ एटॉमिक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। सो 8 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ गए हैं, विच इज़ वेरी इजी एंड हम इसको बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि कंफ्यूजन के लिए अक्सर दिया जाता है। ऑफ कोर्स ये बिगनिंग है तो इजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इजी टू हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लेवल होंगे, इजी, मीडियम और हार्ड। सबसे पहले द केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर इज, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, हमारे पास H2O, H2O2O। ठीक है, अच्छा एक मिनट, इस थर्ड ऑप्शन को मैं फिर से देख लेती हूँ, H2O2 O नहीं है, एंड देन HOH3O। अच्छा ये जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H2O, और इसको हम लिख सकते हैं H2O2, और इसको HOH3O। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से आ गया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, और इस तरह से भी आ गया तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एक ही फॉर्म होती है, अक्सर जो है ऐसे लिखा जाता है, इसीलिए मैंने ऐसे जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं, एंड देन मैंने आपके लिए इस तरह से भी जो है वो प्रेजेंट कर दिया ना। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। अगर हम लोग वाटर के जो है फॉर्मूले की तरफ जाएं तो सबसे पहले वाटर क्या है, वाटर एक कंपोजिट है ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन, एंड 1 जो है ऑक्सीजन होगा। ठीक है, यानी H2 होगा और O होगा, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है H2O। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, H2O हमारे पास क्या है, वाटर का फॉर्मूला है। नाउ ये बाकी जो रिमेनिंग है इनको देख लेते हैं। ये जो H2O2 है ये हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये हमारे पास है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला, नॉट वाटर। ठीक है, क्या है यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, आप ये वाला नोट डाउन कर ले। अब इसको ज़रा हम हटा देते हैं, और ये जो बाकी के हैं इनके भी नाम मैं लिख देती हूँ, अगर कहीं आ गया तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और ये वाटर नहीं है, नॉट वाटर। ठीक है ना। नाउ HO हमारे पास क्या है, दिस इज नॉट अ वाइल्ड केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर एंड डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट रेशो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, सो दिस इज नॉट इंक्लूडेड। नाउ H3O ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोनियम आयरन को, नॉट वाटर। ठीक है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोनियम ठीक है, और ये भी हमारे पास वाटर नहीं होता। ठीक है, वाटर का एक इकलौता फॉर्मूला है जो है H2O2 है, H2O ये हमारे पास वाटर है। ठीक है, सो ये बाकी भी अपने पास मेंशन कर लीजिए, कहीं आ गया तो इट विल हेल्प यू अलॉट। नाउ ये सारे के सारे ऑप्शंस हमने कर लिए, और बाकी के ऑप्शंस के भी नाम हमने सीख लिए हैं, तो अच्छे से फॉर्मूलाज याद कीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। So what is the pH of the natural solution, neutral solution, sorry natural neutral solution। So हमारे पास pH जो होता है वो एक स्केल होता है जो मेजर करता है एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ सोल्यूशन को। ठीक है ना। So pH is the scale मेजर क्या करता है, ये करता है 2 चीज़ों को, एक तो एसिडिटी को, ठीक है, और दूसरा करता है एंड बेसिसिटी को। ठीक है, और सॉल्यूशन। सो हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो है वो क्या होगा,
पीएच, यानी एसिडिटी और बेसिडिटी क्या होगी, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी एक न्यूट्रल सोल्यूशन की। तो अगर हम लोग न्यूट्रल सोल्यूशन की बात करें तो न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम लोग न्यूट्रल सोल्यूशन की बात करते हैं, मैं इसको NS बोल दूंगी, शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो न्यूट्रल सोल्यूशन जो होता है इसमें हमारे पास इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्साइड आइंस के होते हैं, यानी हमारे पास जो होता है इक्वल concentration of hydrogen and हाइड्रोक्साइड यानी OH की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी फिर क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है। सो इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आइंस के, ठीक है, न्यूट्रल सोल्यूशन हमारे पास वो होता है। और अगर हम लोग पीएच करें तो एक न्यूट्रल सोल्यूशन का, तो वो क्या होता है, वो हमारे पास 7 होता है, ठीक है। ये तो ना हमारे पास एसिडिक होता है ना ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी होती है, तो 7 इज द करेक्ट ऑप्शन, हमें याद होना चाहिए। एंड हमें पता हो चाहिए व्हाट इज पीएच एंड व्हाट इज न्यूट्रल सोल्यूशन, तो यहाँ पर वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब 7 जो है वो हमारे पास ना तो वो एसिडिक है ना तो वो बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब ये जो बाकी ऑप्शन है इनकी बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या सोल्यूशन देंगे। अगर हम 0 की बात करें तो 0 जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेरी एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हटा देती हूँ इसको और देखते हैं कि बाकी नंबर्स हमें क्या सोल्यूशन देते हैं। तो अगर 0 की बात करें तो ये वेरी एसिडिक हमें जो है वो सोल्यूशन देता है, वेरी एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। और अगर हम लोग जो है 7 की बात करें, नाइदर एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को मैं पीपी बोलूंगी। और अगर हम 14 की बात करें तो दिस इज वेरी बेसिक, यानी अल्कलाइन की बात, सोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। सो वेरी बेसिक यानी अल्कलाइन सॉल्यूशंस, ठीक है। ये बाकी का इसलिए बता दूं ताकि आपको हेल्प करे अगर आगे आ गया। और 1 जो होता है वो हमारे पास हाईली एसिडिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, हाईली एसिडिक, ठीक है। सो होप कि सबने जो है नोट डाउन कर लिया होगा। और हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होता है, वो नाइदर एसिडिक होता है नॉर बेसिक, जो कि 7 होता है, ठीक है। सो याद रखिएगा अगर कहीं आ गया कि हमारे पास वेरी एसिडिक सोल्यूशन कौन सा होता है तो आप 0 बोल सकते हैं, हाईली एसिडिक 1 बोल सकते हैं, वेरी बेसिक अल्कलाइन जो सोल्यूशंस होते हैं वो आप 14 बोल सकते हैं। तो एक ही MCQs में आपने 4-5 MCQs जो है वो कवर हो जाते हैं। सो ये जो पॉइंट्स हैं अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। So which element is known as the king of chemicals? अब हमें जो है king of chemicals का पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट को king of chemicals बोला जाता है। So 1 is hydrogen, 2nd is oxygen, then in sulfuric acid, then nitrogen. So the correct one is sulfuric acid, ठीक है ना। sulfuric acid जो है वो इसको हम लोग बोलते हैं king of केमिकल्स, क्योंकि ये एक मोस्ट वाइडली प्रोडक्ट है जो है यूज़ होता है इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइज़र, रिफिलिंग ऑयल्स और प्रोसेसिंग मटेरियल्स में, ठीक है। सो अपने पास से आप मेंशन कर सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पर यूज़ होता है, जो कि अभी मैंने सारा का सारा बताया। और अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि सिंथेसिस इन केमिकल सिंथेसिस में यूज़ करते हैं और वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस मेकिंग इट जो है वो जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं उसमें भी हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। और अगर हम लोग बात करें द रिमेनिंग 3 की, तो अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो ये जो है दिस इज़ द लाइएस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ठीक है। सो आप इसके लिए लिख सकते हैं लाइटेस्ट, ठीक है, एंड मोस्ट abundant element in universe,
ठीक है। तो अगर आपके पास आ गया विच एलिमेंट इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, तो आप हाइड्रोजन लिख सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसेंशियल फॉर रिस्पायरेशन एंड कंबस्टेशन, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि ये क्या होता है, ये रिस्पायरेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, रिस्पायरेशन एंड कंबस्टेशन में, ठीक है। तो अपने पास नोट डाउन कर लें, आ सकता है कि कौन सा एलिमेंट है जो रिस्पायरेशन कंबस्टेशन में यूज होता है, तो आप ऑक्सीजन का बोल सकते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड मैंने आपको बताया वो किंग ऑफ केमिकल्स है, जो इंडस्ट्रीज में वाइडली यूज होता है, फर्टिलाइजिंग में यूज होता है, रिफिलिंग ऑयल में यूज होता है, और मैन्युफैक्चरिंग जो है मैनी इंडस्ट्रियल केमिकल्स में यूज़ होता है, ठीक है, और प्रोसेसिंग मेटल्स में यूज़ होता है। ये काफ़ी ज़्यादा, इससे मैं सिर्फ बोल रही हूँ। और अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो ये जो है दिस इज़ द ये यूज़ होता है कहाँ पे, ये अर्थ एटमॉस्फेयर में, और जो है क्यूइकल फॉर द एमोनिया। अच्छा, ये जो है हमारे पास क्या होता है, अर्थ एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है नाइट्रोजन, और प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके लिए मैं लिख देती हूँ कि दिस मेकअप द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर and production of एमोनिया, ठीक है। सो ये जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इनके मैंने जो है वो प्रॉपर्टीज़ लिख दी है, आप अपने पास नोट डाउन कर लें, एंड काफ़ी ज़्यादा आप और भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सो विद क्वेश्चन नंबर 5, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो चलिए मैं इसको जरा रीड आउट करूँगी कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स जो है वो कवर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन यूजिंग सनलाइट, ठीक है ना। सो यहाँ पर अगर मैं इसको नहीं लिखती, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो आप इसको जो है ज़रा रीड आउट में देख लीजिए क्या है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन विच the plant convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen using sunlight, ठीक है। सो यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट है हमारे पास, वो क्या होता है, बाय प्रोडक्ट वो होता है जो रिलीज होता है, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास ऑक्सीजन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऑक्सीजन है हमारे पास जो कि करेक्ट ऑप्शन है। क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है, इसको हम लोग बाय प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन को हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम लोग दूसरे को देखें, बाकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो है असल में रिलीज नहीं होती, ये वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, ये कंज्यूम करता है वो, ठीक है, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फोटो लिख दूंगी, आप सिंथेसिस लिख दीजिए, ठीक है, कोई जगह नहीं है मेरे पास। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज नहीं होती, वो कंज्यूम होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो दिस इज नॉट द डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ये इन्वॉल्व ही नहीं होती फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें, सो व्हेन हाइड्रोजन एटम्स आर इन्वॉल्व इन द बायोकेमिकल रिएक्शन, और हाइड्रोजन गैस इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आप इसके लिए ये वाली स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं अपने पास। क्या स्टेटमेंट है हाइड्रोजन की, कि एटॉमिक्स आर इन्वॉल्व इन बायोकेमिकल रिएक्शन एंड हाइड्रोजन इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आपको हर जो है ऑप्शन का
पता होना चाहिए कि ऑप्शन क्यों नहीं है हमारे पास और इस ऑप्शन का मतलब क्या है, ताकि आपके बाकी एमसीक्यूज भी जो है वो यहाँ पर कवर हो जाएं। ठीक है, अगर आपके पास आगे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन सा जो है वो गैस होती है जो कंज्यूम होती है, तो देखिए आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन का आपको पता होगा कि वो तो इन्वॉल्व नहीं होती और हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, सो आपको जो है बाकी ऑप्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए, वो उसको ऐसे ही नहीं छोड़िएगा, बिल्कुल सारा का सारा कॉन्सेप्चुअली कीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो है वो मिला है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर यानी H2O इज अप्रोक्सीमेटली। अब हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट जो है वो देखना है कि कितना होता है वाटर का। तो सबसे पहले हमें जो है एक्सप्लेनेशन में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, देन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, सो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है, वो है 1 kg पर मोल। ठीक है, सो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, केजी नहीं था, ग्राम था। एंड ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का जो है वो है 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो है एटम का कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है, कौन से एलिमेंट का कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है। हाइड्रोजन का 1 g पर मोल है और ऑक्सीजन का जो है वो 16 g पर मोल है। ठीक है, अब हम लोग मॉलिक्यूलर वेट किस तरह से जो है वो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन की तरफ चले तो इन दोनों को हम जो है जितने एटम्स जितने एलिमेंट्स यूज होंगे उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन 2 है, तो हम क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन 2 है और उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 1 g पर मोल। ठीक है, प्लस करेंगे विथ सेकेंड एटम, एटम क्या है 16 मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं 1 एक ऑक्सीजन यूज है मल्टीप्लाई बाय 16 g पर मोल। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 g पर मोल। ठीक है, प्लस 16 g पर मोल, दोनों को ऐड करेंगे वी गेट द 18 g पर मोल। सो अवर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो आपको जो है अगर आपको हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता देन यू कान फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। एंड इस तरह से अप टू सॉन हमारे पास जो है बाकी भी केमिकल फॉर्मूला आएंगे जिनके हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना होगा। सो आपको हर एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट खुद पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का कितना है, हाइड्रोजन का कितना है, हाइड पर ऑक्साइड का कितना है, एंड फलाना ढिमकाना। ठीक है ना, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए ऑन योर फिंगर टिप्स, देन यू कैन सॉल्व द केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स। छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की, छोटी सी आशा चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्त जैसे the most abundant gas in the earth atmosphere is the most in the
कुछ है atmospheric. The Earth atmosphere is composed of several gases in varying proportion. Nitrogen make up the 78 of the atmosphere, making it the most abundant gas. Oxygen is the second abundant gas, and correct is other name is nitrogen. मेरी बात है तुमसे धूप तुम